हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट जरूर देखना चाहिए, तभी आपको ये स्टोरी समझ में आएगी। पार्ट 48। मोहित के दोनों हाथ उसके जेब में थे और उसके चेहरे के भाव बिल्कुल ठंडे और शांत लग रहे थे। लेकिन वो जितना बाहर से शांत था उतना अंदर से नहीं था, क्योंकि उसके एहसास मधु के लिए उभर रहे थे। ना जाने क्यों उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी जो सामने लड़की खड़ी है उसे कसकर अपनी बाहों में भर ले। वो मधु को अपनी बाहों में छुपाना चाहता था और कुछ देर बस कहीं खो जाना चाहता था, क्योंकि वो मधु के साथ एक नई जिंदगी की तरह शुरू से शुरुआत करना चाहता था। वो सब कुछ भुलाकर उसके साथ, उसकी पेंडल वाली लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहता था। बस बात यहाँ अटकी हुई थी कि दिल की बात जुबान तक नहीं आ रही थी। और मधु का भी वही हाल था। वो मुझे आपसे बात करनी थी। मधु ने अपनी नर्वसनेस को छुपाते हुए मुश्किल से बोली। हाँ बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें। मोहित ने शांत भाव से कहा। क्या आप। इतना बोलकर मधु खामोश हो गई और अपनी साड़ी के पल्लू को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेती है, मानो वो बात करने के लिए अपने आप को तैयार कर रही हो। मोहित। हाँ बोलो, तुम्हें क्या बात करनी है। मधु ने अपना चेहरा ऊपर किया और मोहित की तरफ देखने लगी, और उसकी आंखें मोहित की आंखों को निहारने लगी, और उसके चेहरे पर एक मुस्कान बिखर गई जो मोहित को साफ साफ उसके चेहरे पर दिख रही थी। और मोहित उसके चेहरे की मुस्कान देखकर वो शांत हो गया, क्योंकि उसे लगा था कि कहीं मधु उन दोनों के रिश्ते को एक मौका देने की बात करने आई होगी। लेकिन मधु का चेहरा देखकर उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कुछ ऐसा करने वाली है। और मधु मोहित के चेहरे को देखकर अपना डर भूल गई थी, क्योंकि मोहित की आंखों में एक अलग चमक थी जिसे देखकर मधु की हिचकिचाहट दूर हो गई। और वो अपने ओठों को अपनी जीभ से साफ करती है और कहने लगी। वो मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि आपका सबके सामने मुझे उसका इतना कहना था कि दोनों को होस्ट कर रही लड़कियों की आवाज़ सुनाई दी, और दोनों की चमकती हुई आंखें उस ओर चली गई जहाँ से आवाज़ आ रही थी। सामने की तरफ दो लड़कियाँ स्टेज पर खड़ी थी और दोनों के हाथ में माइक था और बोल रही थी। हेलो एवरीवन, आप सब जानते हैं कि आज की रात पार्टी नाइट के साथ तो इस संगीत पार्टी में कुछ तो अलग होना चाहिए। क्या कहते हैं आप सब। हर किसी की नज़रें दोनों लड़कियों पर टिकी हुई थी, और एक लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगी। अरे इतना भी मत सोचिए, डांस होगा लेकिन एक नए तरीके से। हम जानते हैं कि कुछ लोग घर से प्रैक्टिस करके आए होंगे अपने हस्बैंड के साथ डांस करने के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्या होगा तब जब आप अपने हस्बैंड या फिर बॉयफ्रेंड के साथ डांस करना ना मिले और किसी और शख्स के साथ डांस करने मिले, तो सब सोच में पड़ गए कि आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है। मोहित और मधु की भी नज़रें वहीं स्टेज पर थी, क्योंकि स्टेज उनसे थोड़ी ही दूर पर था। और दो लड़कियां समझाने लगी कि लड़के और लड़कियां हर किसी को एक चीट उठानी पड़ेगी, और उस चीट पर नंबर लिखे होंगे और एक ही नंबर दो चीट में होंगे। जाहिर सी बात थी, एक लड़की के पास वो नंबर जाएगा तो दूसरा लड़के के पास, तो जिस किसी का सेम नंबर होगा उस लड़की को उस लड़के के साथ कपल डांस करना होगा। सब ये सुनकर एक्साइटेड हो गए, और इधर मोहित ने अपनी नज़र फिर से मधु पर करते हुए कहने लगा। क्या कहना चाहती हो तुम। मधु मोहित की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखती है और कहने लगी। वो मैं कहना चाहती थी कि क्या आपने मुझे जो कहा वो किसी के कहने पर कहा था या फिर आप वही चाहते हैं। मोहित कुछ देर सोच में पड़ गया कि मधु कहना क्या चाहती है, और वो उसे पूछने लगा। तुम किस बारे में बात कर रही हो, मैं कुछ समझा नहीं। मधु ये सुनकर एक गहरी सांस लेकर अपनी धीमी आवाज़ में कहने लगती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो आपने मुझसे कहा था कि आप हम दोनों के रिश्ते को एक मौका देना चाहिए, तो क्या आपने वो बात खुद से बोले थे या फिर किसी के कहने पर। मधु के हाथ ये बोलते वक्त उसके साड़ी के पल्लू पर कसते जा रहे थे, और उसे घबराहट भी होने लगी थी कि मोहित का जवाब क्या होगा इस बारे में। लेकिन वो तो चाहती थी मोहित ने खुद कहा हो, ना कि किसी की बात मानकर।
और मोहित का ये सुनकर यही हाल था कि मधु क्या जानना चाहती है। और उसने अपने आप को शांत किया और मधु का जवाब दिया, यह फैसला मेरा ही था, ना कि किसी और का। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहती हो। मधु ये सुनकर मोहित की आंखों में झांकने लगती है, मानो वो मोहित की आंखों में सच देखने की कोशिश कर रही हो। और मोहित की भूरी आंखें बिल्कुल शांत और चमक रही थी। उसका मतलब यही था कि वो जो कह रहा है वो सच कह रहा है। मधु अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उसे तो डर था कि अगर वो हिलेगी और उसका सपना या फिर उसका ख्याल एक शीशे की तरह टूट कर बिखर गया। वो समझ गई थी कि मोहित ने उसे यूं ही सबके सामने पत्नी स्वीकार नहीं किया था। असल में वो यही चाहता था कि एक बार इस रिश्ते को एक मौका दिया जाए। जो कि मोहित की तरफ से हाँ थी, अब उसको ही हाँ कहना बाकी था। मोहित ने मधु को कहीं खोए हुए देखा तो वो फिर से कहने लगा, बोलो, तुम क्या चाहती हो। मधु मोहित की आवाज़ सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आई और अपने ओठ हिलाने लगती है, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी, जैसे कि उसकी आवाज़ ही चली गई हो। मोहित मधु को गौर से देखने लगता है और उसे कुछ न बोलते हुए देखकर कहने लगा, अगर तुम्हें कुछ वक्त चाहिए तो तुम ले सकती हो, नहीं मैं भी अपने रिश्ते को। मधु जल्दी जल्दी में इतना ही कह पाई होगी कि एक सर्वेंट चिट लेकर उन दोनों के पास आ पहुंची और कहने लगती है, मैम प्लीज़ आप इस वाले बॉक्स में से एक चिट लीजिए और सर आप इस वाले। मधु और मोहित दोनों ही उस लड़के की तरफ देखने लगते हैं और दोनों ही एक साथ अपना हाथ आगे बढ़ाकर चिट निकालने लगे। इस बीच दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथों से टच हो गए और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। कुछ देर बाद रोशनी मानवी और करण को घूर रही थी, क्योंकि मानवी और करण की चिट नंबर सेम थी और इन सब की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद रोशनी थी, क्योंकि जो मानवी के पास चिट थी पहले उसी के हाथ लगी थी, लेकिन उसने एक्सचेंज कर ली थी, जिसका नतीजा ये हुआ सब एक्सचेंज पार्टनर के साथ डांस कर रहे थे और इधर मधु का पार्टनर कोई और नहीं बल्कि वीर था। मधु नर्वस हुए जा रही थी और उसे वीर के साथ उसे डांस करना पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वीर अपने हाथ मधु की कमर पर जानबूझकर गलत तरीके से फेर रहा था, जिससे मधु को अच्छा नहीं लग रहा था और वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। अरे आप तो काफ़ी स्लो डांस कर रही हैं, क्या आपने आज रात खाना ठीक से नहीं खाया। वीर ने मधु को घुमाते हुए कहा और मधु तो वैसे ही उससे परेशान थी और वो उसकी बात को अनसुनी करती है। और वीर ये देखकर मुस्कुरा उठा और कहने लगा, वैसे आप पर ये साड़ी काफ़ी खूबसूरत लग रही है। वीर ने मधु की कमर पर अपने हाथों की पकड़ मजबूत करते हुए कहा, जिससे मधु एक झटके के साथ उससे दूर हो गई और वहां से बिना कुछ बोले जाने लगती है। लेकिन वीर ने उसका हाथ पकड़ा और अपने करीब कर लिया और उसे जबरदस्ती अपने साथ डांस करने लगता है। और मधु उसे अपने आप को छुड़ाते हुए कहने लगी, देखिए मुझे आपके साथ डांस नहीं करना प्लीज़। अगर आप मेरे साथ डांस नहीं करेंगी तो मेरा पार्टनर कौन होगा, आपको मेरे साथ डांस करना होगा। वीर ने कहा, जिसे सुनकर मधु को गुस्सा आने लगा था, क्योंकि वो मोहित से बात कर रही थी। तभी वीर वहां आकर उससे कहने लगा था कि हम दोनों का नंबर सेम है तो हम पार्टनर हुए, और जबकि उसका मन उसके साथ डांस करने का नहीं था, उसे तो मोहित के पास जाना था, लेकिन वीर था कि उसे जाने नहीं दे रहा था। और मोहित के दिल की उलझन, उसने ये तो तय कर लिया था कि वो अपनी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है सब कुछ भुला देगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन बात ये थी कि 2 दिनों में वो मधु के आगे पीछे घूम रहा था उसका जवाब सुनने के लिए, लेकिन मधु ने अभी तक उसे ठीक से जवाब नहीं दी थी, जिसे उसके दिल की बेचैनी कम होने के बजाय पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई थी। और वो चाहता था कि जब मधु उससे हाँ कह दे दोनों को रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो कुछ ऐसा भी उसके लिए करेगा जिससे मधु को पसंद आएगा। लेकिन मधु का आजकल एटीट्यूड ही कुछ अलग था। और तो और मधु 2 दिनों से रात को कमरे में भी नहीं आई थी, क्योंकि वो रोशनी और मानवी के पास रहती थी और मधु की उलझन इन सबसे अलग थी। आज मधु सुबह सुबह तैयार हो गई थी। उसने पीले रंग का 3 पीस सूट पहनी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे और गीले भी नजर आ रहे थे,
जिससे ये पता चल रहा था कि वो अभी अभी नहाकर आई है। बाहर गार्डन में येलो कलर की डेकोरेशन की हुई थी और बीच में मधु हल्दी की थाली सजा रही थी। कहने को तो वो वहाँ थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं खोया हुआ था और अकेले अकेले बड़बड़ा रही थी। हे भगवान, कल तो शादी है, लेकिन वीर तो बिल्कुल ठीक नहीं है कोमल के लिए। कहीं शादी करने के बाद जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। मधु उसकी नीयत अब अच्छे से भाप चुकी थी कि वो बिल्कुल ठीक नहीं है, और वो ये बात किसे कहे उसे समझ नहीं आ रहा था। और वो इसी उलझन में मोहित के साथ ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। मधु सोच रही थी कि उसे ख्याल आया कि क्या वो मोहित को सब सच बताए। हाँ, मुझे यही करना होगा। मुझे मोहित को सच बताना चाहिए वीर के बारे में, वरना कोमल की शादी के बाद ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे इतना तो यकीन है कि मोहित ये शादी रोक देंगे। मधु का इतना कहना था कि पीछे से उसे किसी की कड़क आवाज़ सुनाई दी, जिससे मधु अपनी जगह पर थरथरा सी गई और पीछे मुड़कर देखने लगती है। पीछे रुक्मणी थी। रुक्मणी वहां आ रही थी कि उन्होंने मधु की सिर्फ शादी रोकने की बात सुन ली थी, जिससे वो भड़क गई और चिल्लाकर कहने लगी थी, ये तुम क्या बोल रही हो। मधु रुक्मणी को देखकर उनके पास जाने लगती है और धीमी आवाज में कहने लगी, माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहना तो मुझे तुमसे है। रुक्मणी ने अपनी कठोर आवाज में बोली, एक बात कान खोलकर सुन लो। अभी अभी तुमने जो कहा वो दोबारा से अपने मुंह से बात मत कहना। और हाँ, मैं इस शादी में कोई तमाशा नहीं चाहती, तो शादी रोकने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। रुक्मणी की आवाज़ में गुस्सा, नाराज़गी और उसके भाव काफ़ी कठोर थे, और मधु उसकी बात सुनकर बस रुक्मणी को देखते ही रह गई। मधु का चेहरा मुरझा गया था और उसके चेहरे को देखकर यही लग रहा था कि वो बस रोने वाली है। और वो अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और अपनी आंखें झपकाते हुए कहने लगी, माँ, दरअसल बात यह है कि वीर। मधु ने इतना ही बोल पाई होगी कि रुक्मणी ने गहरी सांस ली और उस पर अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहने लगती है, ओह प्लीज़, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। मैंने तुमसे क्या कहा, सुना नहीं तुमने। मेरी बेटी की शादी हो रही है तो तुम इसे अटेंड करो, लेकिन ऐसी कोई गड़बड़ मत करना जिससे शादी में रुकावट आए। और हाँ, मुझे नहीं जानना कि तुम मेरी बेटी की शादी तोड़ने के बारे में क्यों बोल रही हो, लेकिन मैं चाहूँगी कि तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज़ दोबारा ना निकले, समझी। मधु रुक्मणी के मुंह से इतने करवाहट भरी बात सुनकर उसके लिए वहां खड़ा रहना भी भारी हो रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी और इतना बोलकर वो वहां से जाने लगती है और मधु वहीं खड़ी रही। रुक्मणी ने 2-4 कदम भरे होंगे कि कुछ याद करते हुए रुक गई और फिर से मधु के पास आई और कहने लगती है, तुम यहाँ जो अकेले अकेले बड़बड़ा रही थी, मोहित को गलती से भी मत कहना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मधु, जिसने अपनी नजरें नीचे कर ली थी, वो रुक्मणी की बात सुनकर उसकी ओर देखते रह गई। रुक्मणी काफ़ी कठोर लग रही थी और उससे भी कठोर उसकी बातें थी, और मधु मुश्किल से अपना सिर हाँ में हिला पाई। और ये देखकर रुक्मणी बिना रुके वहाँ से चली गई, और मधु रुक्मणी के जाते ही उसके आंखों से आंसू की धारा बह निकली और वो पीछे मुड़कर खड़ी हो गई, और उसने गलती से अपने दोनों हाथ हल्दी वाले थाली पर रख दिए और वो टेका लेकर खड़ी हो गई। उसके आंसू लगातार उसकी आंखों से बह रहे थे और वो आंसू हल्दी को भिगो रहे थे। असल में उसे रुक्मणी की बात सुनकर ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि वो बिना आवाज़ किए रो रही थी। और पहले तो जब भी उसकी माँ उसे इस तरह से डांट दिया करती थी तो उसके पास उसका भाई हुआ करता था, लेकिन काफ़ी महीनों से वो खुद को अकेला फील कर रही थी। मेरी बात सुने बिना ही वो मुझे डांट कर चली गई। मेरी माँ भी यही करती थी, और ये भी माँ, कोई मेरी बात नहीं सुनता और मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं। इस वक्त मधु की बातें बच्चों की तरह शिकायती लग रही थी, और उसने अपने हाथ मुंह पर रखे और अपना मुंह दबाने लगती है। वो अपने आप को और ज़्यादा ना रोने से रोक रही थी, लेकिन उसके आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो सुबक रही थी, जिसे उसकी सांसें भी ऊपर नीचे हो रही थी। वो रो रही थी कि तभी एक शख्स का हाथ आगे आया, जो पानी का गिलास पकड़े हुए था। मधु पानी का गिलास पकड़े हुए शख्स का हाथ देखकर पहचान गई थी कि वो कौन है,
और वो उस शख्स की ओर देखने लगती है। वो कोई और नहीं बल्कि मोहित था। मोहित को देखकर मधु रोना बंद कर देती है और अपने हाथों से अपना चेहरा साफ करने लगती है ताकि उसके आंसू मोहित को ना दिखे। लेकिन अगले ही पल वो अपने आंसू पोंछना बंद कर देती है और सिसकियाँ लेने लगी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि मोहित ने उसके आंसू देख लिए हैं। असल में मोहित फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था और कुछ दूरी पर उसकी नज़र पड़ी थी जहाँ उसकी माँ और मधु खड़ी थी। मोहित दोनों को गौर से देख रहा था और वो दूर से ही ये अंदाज़ा लगा रहा था कि उसकी माँ और मधु में कोई अनबन हो रही है, और उसने सोचा कि कुछ छोटी मोटी बात होगी, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन बात करते करते वो दोबारा उस तरफ देखने लगा, तब उसकी माँ मधु पर उंगली पॉइंट करती हुई बात कर रही थी। और ये देखकर मोहित ने अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और उसी तरफ जाने लगा। उसके वहाँ पहुँचने से पहले उसकी माँ तो चली गई थी, लेकिन जब वो मधु के करीब गया तब उसे मधु के रोने की आवाज़ और उसके बड़बड़ाने की आवाज़ उसे सुनाई दी, जिसे सुनकर एक पल के लिए वो वहाँ स्थिर खड़ा हो गया और अगले ही पल वो बिना देरी किए पहले मधु के लिए एक गिलास पानी ले आया और अब तक खामोशी से वो मधु की तरफ देख रहा था। मधु अपनी सिसकियों को काबू में करती हुई कहने लगी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मोहित ने मधु की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसके चेहरे की तरफ गिलास बढ़ा दिया। मधु गिलास की ओर देख रही थी, जो गिलास पकड़े हुए था, और मोहित ने गिलास को उसके ओठों तक ले गया और मधु ने अपना हल्का सा मुंह खोला और मोहित ने उसे पानी पिलाया। मधु के लिए ये वक्त ऐसा था कि मुसीबत होने पर एक मसीहा आ जाए, और मोहित उसके लिए अभी एक सहारा था जो उसके लिए था। वो अपनी लाल आंखों से मोहित को देख रही थी और बीच बीच में सिसकियाँ ले रही थी, जिसे देखकर मोहित अंदर ही अंदर बेचैन हो रहा था। लेकिन अपनी बेचैनी उसने बाहर जाहिर नहीं होने दी। मोहित ने ग्लास टेबल पर रखा और मधु का हाथ पकड़कर उसे चेयर पर बैठाकर और अपने जेब से हैंड नैपकिन लेकर उसके चेहरे को साफ करने लगता है। मधु का पूरा चेहरा हल्दी हल्दी हो चुका था और मधु पहले ये समझ रही थी कि मोहित उसके आंसू पोंछ रहा है, लेकिन अगले ही पल मोहित ने उसे शांत स्वर में कहा, तुम्हारा पूरा चेहरा टर्मरिक से भरा हुआ है। मधु को तभी ख्याल आया कि उसका चेहरा हल्दी हल्दी हुआ है और वो अपने हाथ देखने लगती है और अपने हाथ देखकर मोहित की तरफ देखने लगी, जो कि बड़े ही प्यार से उसके चेहरे को साफ कर रहा था, मानो वो एक छोटी बच्ची हो और उसने चॉकलेट खा ली हो तो प्यार से उसका चेहरा साफ कर रहा हो। आई एम सॉरी, मोहित ने उसका चेहरा साफ करते हुए बोला, जिसे सुनकर मधु ना समझी में अपनी सिसकियों के बीच कहने लगती है, क्या क्या किस लिए बोल रही हैं आप? मैं नहीं जानता कि मेरी मॉम ने तुम्हें क्यों डांटा, लेकिन मैं तुमसे अपनी मॉम की तरफ से माफ़ी मांग रहा हूँ। मधु ये सुनकर और उदास हो गई और अपनी नजरें नीचे कर लेती है, और मोहित ये देखकर अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ा देता है और उसके चिन को पकड़कर ऊपर करता है और उसका चेहरा साफ करते हुए कहने लगता है, तुम्हारी मॉम भी कभी तुम्हें डांटती होंगी तो तुम मेरी मॉम को अपनी मॉम समझकर चलो, जिससे मेरी मॉम के डांटने से तुम्हें रोना नहीं आएगा। असल में मोहित मधु को दिलासा देना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मधु और ज़्यादा रोए, क्योंकि मधु रो रही थी और दिल उसका तड़प रहा था। मधु मोहित की भूरी आंखों को देखने लगती है, जो साफ लग रही थी। उसका हमेशा से कठोर दिखने वाला चेहरा काफ़ी शांत था, जिसे देखकर मधु रोने के बावजूद भी उसके चेहरे पर थोड़ी हल्की सी मुस्कान छा गई। तुम्हें आदत हो गई है मेरी हर बात को टालने की। मोहित की बात पर नाराज़गी थी, जो मधु समझ गई और अपनी आंखें दो पल के लिए बंद कर देती है और कहने लगती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस अपने कपड़े बदलना चाहती हूँ। अगर तुम्हें याद ना हो तो हर बात याद कर लो, तुमने अभी तक मुझे सही से जवाब नहीं दिया मेरी दूसरी बात का। 2 दिनों से मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन तुमने नहीं दिया और तुम अभी मुझे उसका जवाब देती जाओ। मोहित की बात में गुस्सा था और कठोरता थी और चिड़चिड़ापन था, और मधु समझ गई थी कि मोहित कौन सी बात का जवाब सुनना चाहता है, और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था
और वो मोहित के बात टालने के लिए बिना उसकी तरफ देखे कहने लगती है, देखिए मुझे तैयार होना है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। तुमने कल रात को भी यही कहा था। तुमने ऑलरेडी 2 दिनों का टाइम ले चुकी हो और कितना टाइम लेना चाहती हो तुम मुझे कहती जाओ। मधु को मोहित की बात सुनकर हल्का महसूस हो रहा था और उसका पूरा ध्यान रुक्मणी बात से हटकर मोहित की बात पर आ गया था और मोहित यही तो चाहता था कि वो उस पर फोकस करे ताकि वो थोड़ा फ्रेश फील करने लगे। मधु अपने हाथ को हिलाने लगती है ताकि मोहित उसका हाथ छोड़ दे, लेकिन वो गलत थी। उल्टा मोहित ने उसके हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसे अपने तरफ खींचा, जिससे मधु की पीठ मोहित की बाहों से लिपट गई और मधु मोहित से दूर जाने लगती है। लेकिन मोहित ने उसकी दोनों बाहें पकड़ी और उसे वहीं रोक लिया। मधु का दिल जोरों से धड़कने लगा था मोहित की इस हरकत पर और वो मोहित को अपनी धीमी आवाज़ में कहने लगी, मुझे जाने दीजिए प्लीज़। मोहित अपना चेहरा उसके कान के पास ले गया और कहने लगता है, तुम जाना चाहती हो तो मुझे जवाब दो और यहाँ से चली जाओ। मधु मोहित की इतनी मदहोश आवाज़ सुनकर थम सी गई और अपनी आंखें जोरों से मीच कर लंबी सांस लेकर अपनी धीमी आवाज़ में कहने लगती है, कौन सी बात का जवाब चाहते हैं आप? मोहित, वही जो मैंने तुमसे कही थी। आपने मुझसे क्या कहा था? मधु ने अपनी धीमी आवाज़ में अनजान बनते हुए बोली। ये लड़की जानती थी कि वो किस बात का जवाब सुनना चाहता है, फिर भी कौन सी बात ये जवाब दे रही थी, वो भी जानबूझकर। वो बच्चा तो नहीं था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे तड़पाना चाहती है। मोहित उसकी बात सुनकर उसकी बाहें और जोर से पकड़ लेता है और उसे अपने करीब कर लेता है। तुम्हें पता है मुझे किस बारे में जवाब चाहिए, फिर भी ये बोल रही हो, हाँ? मोहित ने कहा, जिसे सुनकर मधु अचानक से मोहित की तरफ पलट गई और मोहित उसकी इस तरह से पलटने से उसकी कमर को पकड़ लेता है अपने दोनों हाथों से और मधु मोहित की आंखों में झांकने लगती है। दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। मधु ने अपना सिर ऊपर किया हुआ था क्योंकि मोहित उससे तो काफ़ी लंबा चौड़ा था और मधु उसकी आंखों में झांकने लगती है। मुझे सच में नहीं पता कि आप कौन सी बात का जवाब जानना चाहते हैं, मधु ने कहा, जिसे सुनकर मोहित की भौहें ऊपर उठ गई और उसे अपनी बाहों में और जकड़ लिया। कुछ पल के लिए एक दूसरे की आंखों में देखकर दोनों एक दूसरे की भावनाओं का अंदाज़ा लगा रहे थे और जो हल्दी के लिए येलो कर्टन्स लगा रहे थे वह इन दोनों पर आ गिरा। इतने में 2 लड़के आए और कर्टन्स को उन दोनों पर से हटाकर कहने लगते हैं, सॉरी मैम, सॉरी सर, वो हम काम कर रहे थे और आप पर गिर गया। मोहित ये सुनकर गुस्सा हो गया और कहने लगा, ये तो अच्छा था कि ये सिर्फ कर्टन था। कर्टन के अलावा कोई और चीज़ होती तो शायद नुकसान पहुंचा सकती थी। दोनों लड़कों ने अपनी नज़रें नीचे कर ली और सॉरी सर कहने लगते हैं और मधु काफ़ी दिनों के बाद मोहित का पहले वाला गुस्सा उसके चेहरे पर देखकर उसे देखते ही रह गई। इंसान सब कुछ बदल सकता है सिवाय अपने नेचर के और ये बात मोहित ने साबित कर दी थी। मोहित ने अपने ओर कुछ बोलने के लिए हिलाए थे कि मधु कहने लगती है, कोई बात नहीं भैया, आप जाएं अपना काम करिए। वो दोनों लड़के वहाँ से चले गए और मोहित मधु की तरफ देखकर चिढ़ते हुए कहने लगता है, और तुम मुझे कल रात तक अपना फैसला सुना देना, मुझे किसी के पीछे घूमने की आदत नहीं है। इतना बोलकर मोहित वहाँ से चला गया और मधु बस उसकी बात सुनकर वहीं खड़ी रह गई और अंदर ही अंदर मुस्कुराए जा रही थी। शाम को हल्दी लग चुकी थी कोमल को और खुद से बोली, ये सब उस विनीत की वजह से हुआ है। मेरे शरीर पर उसके हल्दी लगने की बजाय किसी और के नाम की हल्दी, मेरे हाथों में उसके नाम की मेहंदी होने की बजाय किसी और की नाम की मेहंदी। कोमल अपने हाथों को देखकर ये सब बोल रही थी। जहाँ वीर का नाम लिखा था, वीर का नाम देखकर वो नाखून से अपने हथेली को रगड़ने लगी थी। उसने अपनी हथेली रगड़ रगड़ कर लाल कर दी थी, फिर भी उसका मन नहीं भरा था और अपने हाथ धोती जा रही थी। दूसरे कमरे में विनीत का भी हाल बेहाल हो चला था। उसके लिए यहाँ कोमल को
किसी और के साथ देखना उसके दिल को काफ़ी चोट पहुँचाने का काम कर रहा था। इसलिए वो लगातार अपना मन भटकाने के लिए लैपटॉप पर काम किए जा रहा था। लेकिन वो जितना काम में बिजी रहने के बारे में सोच रहा था, उतना ही वो कोमल के बारे में सोचकर परेशान हो गया था। और इसी बात पर वो गुस्से में आकर अपना लैपटॉप बंद करता है और अपनी जगह से उठ गया। मैं यहाँ जितना रहूँगा उतना ही मुझे तकलीफ़ होगी। इतना सोचकर वो यहाँ से जाने का मन बना लेता है और दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था। विनीत के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और मधु वहाँ आकर बाहर से दरवाज़ा नॉक कर पाती, इससे पहले उसकी नज़र विनीत पर गई, जो बाहर आ रहा था। विनीत की भी नज़रें मधु पर गई और वो अपनी जगह पर ही खड़ा रह गया। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मधु ने कहा। विनीत ने अपनी पलकें झपका दी, जिससे मधु कमरे में आई और कहने लगती है, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मैं ऑफिस के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। विनीत ने मुश्किल से मुस्कुराकर बोला, जिसे सुनकर मधु कहने लगती है, सच में आपको काम है या फिर यहाँ से भागना चाहते हैं? नहीं, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं तो बस ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ। मोहित भी ऑफिस नहीं आ रहा है, तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। ऑफिस की जिम्मेदारी के लिए यहाँ से भाग रहे हो या फिर अपने प्यार की जिम्मेदारी न निभाने के लिए भाग रहे हैं? मधु की बात सुनकर विनीत कुछ कह नहीं पाया और अपनी जगह पर खामोशी से खड़ा रहा और मधु उसे खामोश देखकर उसकी ओर बढ़ते हुए कहने लगती है, देखिए, आप अपने बारे में मत सोचिए, लेकिन कम से कम कोमल के बारे में तो सोचिए। वह कैसे किसी और के साथ खुश रह पाएगी? इस बारे में सोचने के लिए काफ़ी देर हो गई है। अब ये बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। देर तो सिर्फ आपने की है, वरना आज उस वीर की जगह आप होते। मधु ने इस बार झुंझलाकर बोली। विनीत उसकी बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और मधु बोलने लगी, ये सब जो कुछ भी कोमल के साथ हो रहा है ना, वो सब आपके कारण। अगर आप उसे हाँ कर देते ना, तो ये नौबत नहीं आती। आप प्यार के मामले में बहुत कमज़ोर हैं, वरना अगर कोई शख्स सच्ची शिद्दत से और पाक नियत से अपने प्यार को पाना चाहे ना, तो भगवान भी हमारा साथ देता है। मधु इतना बोलकर थोड़ी देर खामोश हो गई। उस कमरे में सन्नाटा लगभग 10 मिनट तक बना रहा और मधु और खामोश न रह सकी और चुप्पी तोड़ते हुए कहने लगती है, मैं जानती हूँ आपके लिए प्यार से बढ़कर दोस्ती है, लेकिन कभी आपने प्यार के बारे में सोचा है? आपने नहीं, आपने तो सिर्फ अपनी दोस्ती के बारे में सोचा है। और प्यार, लगता है ना, प्यार तो जैसे आपके लिए मायने ही नहीं। विनीत ने अपना सर 2 उंगलियों से दबाते हुए कहा, मेरे और कोमल के टॉपिक पर बात करना अब सही नहीं है। उसकी कल शादी होने वाली है, तो हमें इस बारे में अब बात नहीं करनी चाहिए। शायद आप ठीक कह रहे हैं, मुझे अब आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। खैर, अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अगर आपके पास एक मौका हो कोमल से शादी करने का, तो आप क्या करेंगे? विनीत इस बात पर मुस्कुराया और कहने लगता है, जो नहीं होने वाला उसके बारे में क्यों बोल रही हैं आप? लेकिन आपके पास एक मौका होगा, तब आपका क्या जवाब होगा? दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा यह हम अगली वीडियो में देखेंगे। और मोहित और मधु बहुत जल्द करीब आने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा और कमेंट ज़रूर करना। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।